लेट स्टार्ट एग्रोमेट्रोलॉजी। आई होप सो आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखा होगा। तो चलिए आज सेकेंड लेक्चर एग्रोमेट्रोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन होते क्या हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होते हैं? इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इसमें डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं, यानी कहीं पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, कहीं पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंग है ना, हमने इंडिया को डाइवर्सिफाई कर दिया और उसे बांट दिया। तो कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा नीति आयोग ने इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन से बांटा है। ये आपको याद रखना है, CUT के एग्जाम से बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिया कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बटा हुआ है। तो वो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में है। अब राजस्थान कौन से में आ जाता है? उनमें से राजस्थान आता है 6th में, 8th में, 9th में और 14th में। ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि राजस्थान कौन से में आता है और टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 15, और राजस्थान आता है इनमें। फिर हम देखते हैं एग्रोमेट्रोलॉजी, यानी कि कृषि मौसम विज्ञान। आखिर मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो अपन वर्ड्स को थोड़ी देखते हैं। तो मेट्रो का मतलब क्या होता है? अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से ऊपर, यानी कि एटमॉस्फेयर की बात हो रही है यहाँ पे, उसको बोलते हैं मेट्रियो। और लॉजी का मतलब स्टडी। अगर आप कहीं भी लॉजी वर्ड का मतलब देखेंगे तो उसका मतलब स्टडी ही होता है। फिर देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द वेदर और एटमॉस्फेयर, इसको अपन बोलते हैं मेट्रोलॉजी। फिर देखते हैं मेट्रोलॉजी एक कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड जियोग्राफी। मेट्रोलॉजी है ना, ये फिजिक्स और जियोग्राफी का कॉम्बिनेशन है। फिर हम देखते हैं मेट्रोलॉजिकल सब डिवीज़न इन इंडिया, जो कितने हैं? नंबर ऑफ द मेट्रोलॉजिकल सब डिवीज़न इन इंडिया 36। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है CUT के एग्जाम में। कितने हैं सब डिवीज़न इंडिया के अंदर मेट्रोलॉजिकल? तो वो हैं 36। फिर देखते हैं स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजिकल वीक्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर मेट्रोलॉजिकल वीक्स कितने होते हैं? तो होते हैं 52। ये डायरेक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे डिजिट्स, ताकि आप एग्ज़ाम में बता सकें कौन सा सही है। फिर देखते हैं वेदर। वेदर क्या होता है? आज क्लाउडी डे है, जैसे कि आज सनी डे है, आज मोस्टली क्लाउडी रहेगा, या फिर पार्शली क्लाउडी रहेगा, या फिर रेनी डे है। इसी को अपन बोलते हैं वेदर। जो एक छोटे से टाइम के लिए बोला जाए उसे हम वेदर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एटमॉस्फेयर कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे क्लाउडी डे। पर्टिकुलर टाइम पर जो बता सकते हैं अपन कि आज क्या है, आज क्लाउडी डे है, आज सनी डे है, उसको अपन वेदर बोलते हैं। और जो इंस्टेंट कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इसी को वेदर बोलते हैं। 340 BC एरिस्टोटल, जो कि ये रहे आप जानते होंगे, एरिस्टोटल को बहुत फेमस है। एरिस्टोटल एक्सप्लेन वेदर इन हिज ट्रीटी मेट्रोलॉजिका, यानी कि अपने ग्रंथ मेट्रोलॉजिका में एरिस्टोटल ने एक्सप्लेन किया किसके बारे में? वेदर के बारे में। वेदर क्या होता है आप जानते हैं, वेदर क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट आपने देखा होगा कि शिमला का क्लाइमेट यार थोड़ा ठंडा है। इधर अपन राजस्थान में आ जाएँ तो यार थोड़ा सा मतलब कि सनी टाइप ज़्यादा रहता है, थोड़ा गर्म क्लाइमेट है। तो ये है कि लॉन्ग टाइम के लिए होता है क्लाइमेट, एक लॉन्ग टाइम के लिए बात करते हैं। तो क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, क्लाइमेट एक ग्रीक वर्ड है, मतलब कि एटमॉस्फेयर कंडीशन और वेदर ऑफ एन एरिया फॉर लॉन्ग पीरियड। लंबे समय के लिए जो वेदर होता है, मतलब कि लॉन्ग पीरियड में उसको क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए। फिर देखते हैं स्टडी ऑफ क्लाइमेट, उसको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। अगर हम क्लाइमेट की स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? क्लाइमेटोलॉजी। अपन कर रहे हैं देखिए अभी, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लाइमेटोलॉजी। देखते हैं एग्रो क्लाइमेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सोइल एंड एटमॉस्फेयर एंड प्लांट्स ग्रोथ, इसको क्या बोल देंगे? एग्रो क्लाइमेटोल। अपन हम क्लाइमेट को डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लाइमेट रीजन्स बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी कितनी रेनफॉल हो रही है वहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग अपन क्लाइमेट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कितनी बारिश हो रही है। तो पहले आता है एरिड रीजन। एरिड रीजन यानी कि सूखा, जैसे कि अपन राजस्थान को देख सकते हैं, वो सूखा है थोड़ा, यहाँ पे अपने थार डिजर्ट वगैरह। तो वहाँ पे क्या होती है? लेस देन 500 mm एवरेज रेनफॉल, तो वो क्या आ गया? एरिड रीजन में आ गया। फिर आता है सेमी एरिड, यानी सूखे से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा से थोड़ा गीला, तो उसको बोलते हैं सेमी एरिड रीजन। वो होता है 500 से 750 mm एवरेज रेनफॉल होती है यहाँ पर। फिर देखते हैं सम ह्यूमिड, ये सेमी एरिड से थोड़ा ज़्यादा पानी है यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं सम ह्यूमिड रीजन, सम एरिड रीजन। यहाँ पे 750 से 1000 mm एवरेज रेनफॉल होती है। फिर हम देखते हैं ह्यूमिड। ह्यूमिड यहाँ पे पानी है खूब, तो ये होती है मोर देन 1000 mm एवरेज रेनफॉल, इसको बोलते हैं ह्यूमिड रीजन। अब हम देख रहे हैं स्केल ऑफ क्लाइमेट, यानी कि
माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है, मीज़ो क्लाइमेट क्या होता है, मैक्रो क्लाइमेट क्या होता है, ये हम देखते हैं। जो माइक्रो क्लाइमेट है, आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप, यानी कि बहुत छोटी चीज़ देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर अपन। तो माइक्रो क्लाइमेट क्या है, स्मॉल एरिया के लिए रिलेट होता है माइक्रो क्लाइमेट। फिर देखते हैं मीज़ो क्लाइमेट। मीज़ो क्लाइमेट ये बीच का है, मैक्रो और माइक्रो क्लाइमेट के बीच का है, वो है मीज़ो क्लाइमेट। मीज़ो यानी बीच का, तो वो कितना है, वो है 10 and 100 किलोमीटर बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो क्लाइमेट, इसको बोलते हैं मीज़ो क्लाइमेट। फिर है मैक्रो क्लाइमेट, ये थोड़ा बड़े एरिया के लिए है, वास्ट एरिया, देखिए वास्ट एरिया बड़े एरिया के लिए है मैक्रो क्लाइमेट। देखते हैं एग्रोमेट्रोलॉजी, एन अप्लाइड साइंस विच डील्स विथ रिलेशनशिप बिटवीन वेदर, क्लाइमेट कंडीशंस और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं हम एग्रोमेट्रोलॉजी। यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी हो और क्लाइमेट के अंदर इन दोनों का रिलेशनशिप पढ़ते हैं ना, उसको बोलते हैं अपन एग्रोमेट्रोलॉजी। फिर हम देखते हैं WMO, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ है ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये स्टेब्लिशमेंट भी याद रखिए इसकी, 1950। अब देखते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये कहाँ है, ये अपना है दिल्ली के अंदर। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज स्टेब्लिश्ड इन ईयर 1875। ये CUET 2024 के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन कि 1875 के अंदर स्टेब्लिश्ड हुआ था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर हम देखते हैं इसका हेडवाटर कहाँ स्टेब्लिश्ड हुआ थे, कलकत्ता के अंदर। प्रेजेंट टाइम पर ये दिल्ली में है, लेकिन उस टाइम पर ये कलकत्ता में स्टेब्लिश्ड हुआ था। फिर इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया 1905 के अंदर शिमला के अंदर। यहाँ से कलकत्ता से 1905 के अंदर शिमला में शिफ्ट कर दिया गया। फिर एक और बार शिफ्ट हुआ 1928 के अंदर पुणे महाराष्ट्र में। फिर एक और बार शिफ्ट हुआ 1944 में न्यू दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम में न्यू दिल्ली के अंदर ही है। अब हम देखते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर इज़ अ कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस फिजिकल मिक्सचर ऑफ गैसेज सराउंडेड अर्थ ऑन साइड्स। यानी कि जो एटमॉस्फेयर है ना, ये कलरलेस होता है, यानी कि आप इसको ऐसे बता नहीं सकते कि ये वाइट कलर का है या ब्लू कलर का है, कलरलेस होता है। ओडमलेस यानी कि कोई सुगंध नहीं होती इसकी, और टेस्टलेस अपन कुछ चख नहीं सकते कि कौन सा टेस्ट का है एटमॉस्फेयर, ऐसा कुछ नहीं होता। ये फिजिकल मिक्सचर यानी बहुत सारी गैसों का फिजिकली मिक्सचर है ये, और अर्थ के सराउंडेड है, चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ है ये एटमॉस्फेयर, इसी को अपन बोलते हैं। ये देखिए जैसे अर्थ है तो ये जो इसके चारों तरफ है ना, यही एटमॉस्फेयर है जो गैसों का फिजिकल मिक्सचर है। फिर सस्पेंड फाइन सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर और अदर गैस, उसको बोलते हैं एरोसोल्स। यानी कि जब आपने किसी प्लेन को जाते हुए देखा होगा, कोई प्लेन जाती है तो उसके पीछे पीछे आपने धुआं देखी होगी, या फिर आप परफ्यूम छिड़कते हैं, अगर आप परफ्यूम छिड़केंगे तो उसे गैस से निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, उसी को एरोसोल बोलते हैं। यानी कि उसके अंदर एयर ड्रॉपलेट्स है ना, उसके अंदर लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, उसको वो एरोसोल बोलते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हम होमोस्फेयर, यानी कि सेम होमोस्फेयर लो लेवल पे होती है, लोअर एटमॉस्फेयर वेयर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ गैसेस आर यूनिफॉर्म। अगर केमिकल कंपोजिशन है ना गैसेस की, मतलब कि यूनिफॉर्म मिक्सचर से गैसेस का, उसको अपन होमोस्फेयर बोलते हैं, और ये लो एटमॉस्फेयर होता है। फिर देखते हैं हेट्रोस्फेयर, ये हायर लेवल पे होता है, थोड़ा ऊपर, तो इसको बोलते हैं हेट्रोस्फेयर। अब देखते हैं गैसेस, ये डायरेक्ट एग्जाम में आती है, जैसे कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितनी है और सोइल के अंदर कितनी है। तो अपन एटमॉस्फेयर में देखें तो 78% नाइट्रोजन है, और ये अगर अपन सोइल में देखें तो 79 है, नाइट्रोजन ज़्यादा होती है सोइल के अंदर। फिर अपन देखें ऑक्सीजन 20.95, ये आपको याद रखें नंबर 20.95, ये होती है अपनी एटमॉस्फेयर के अंदर, और सोइल के अंदर 20.60%। ये डायरेक्ट आपको नंबर याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर अपन देखते हैं CO2, ये CO2 तो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम से पूछी जाती है कि CO2 कितने परसेंट होती है। तो CO2 0.04% होती है एटमॉस्फेयर में, और बाकी जो सोइल होती है उसके अंदर होती है 0.3%, ये 10 गुना ज़्यादा होती है सोइल के अंदर CO2। फिर देखते हैं आर्गन कितनी होती है, ये आर्गन वगैरह तो नहीं पूछते, लेकिन यहाँ तक ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं ये हाईएस्ट है इनमें से, वो है नाइट्रोजन, फिर सेकंड है ऑक्सीजन, फिर थर्ड है आर्गन। तो आप याद रख सकते हैं 0.93% आर्गन है, और ये सोइल के अंदर एब्सेंट होती है।
फिर नियॉन होती है 0.001%, और जो वाटर वेपर्स होते हैं 0.4% इसमें एब्सेंट होती है। और जो अपन देखते हैं हीलियम, ये 0.0052% होती है। फिर देखते हैं मीथेन 0.00। आपको ये याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ ये याद रख सकते हैं कि नाइट्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है और CO2 कितनी है। फिर अपन देखते हैं, अब देखते हैं हम वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग होती क्या है? अपन को पता चल जाता है कि यार कल तो बारिश होने वाली है, अपन को बता देते हैं कि हाँ यार कल बारिश होगी या रेन होगी या नहीं होगी। तो ये क्या है, ये बताना ही है ना, यही होता है वेदर फोरकास्टिंग। तो क्या है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, वो क्या है, न्यू दिल्ली के अंदर है। अब देखते हैं शॉर्ट रेंज, यानी कि कुछ समय के लिए, जैसे कि अगर मैंने 72 हावर्स के लिए बता दिया कि हाँ यार 72 हावर्स के अंदर रेन होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, ये शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग बोलेंगे उस चीज़ को। तो अगर शॉर्ट रेंज फॉर वेदर फोरकास्टिंग कितने घंटे की होती है, 72 हावर्स की होती है, डायरेक्ट याद रखना है आपको। फिर देखते हैं मेजर यूज़ कौन करता है इनका, तो फार्मर्स करते हैं कि यार अपन मतलब कि अभी खेत के अंदर बिजाई करें या नहीं करें, तो फार्मर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है चीज़ कि बारिश होगी कि नहीं होगी, तो वो लोग यूज़ करते हैं, मेजर यूज़ उनका होता है। फिर अपन देखते हैं कि फोरकास्टिंग जैसे देखिए हैवी रेनफॉल, कोल्ड हॉट वेव्स, यानी कि गर्म लू वगैरह ये होती हैं। फिर थे नाउ कास्टिंग, यानी कि अब अगले 2 घंटे में क्या होने वाला है उसको बोलते हैं नाउ कास्टिंग। तो कितने होती है कि 2 घंटे की होती है, अगले 2 घंटे की नाउ कास्टिंग। फिर आती है वेरी शॉर्ट रेंज, जो 0 से 12 घंटे की होती है, उसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग। फिर आती है मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जो कि 3 से 10 दिन की होती है। आपको डायरेक्ट याद रखने नंबर, 3 से 10 दिन की होती है क्या, जो अपनी मीडियम रेंज, और वो मेजर यूज़ करते हैं फार्मेसी चीज़ का भी। फिर अपन देखेंगे कि लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग कितने की होती है, 10 days to 1 month। ये जो लॉन्ग प्लैनेट्स के काम में ज़्यादा आती है, जैसे कि अपन देख सकते हैं, ये देखिए प्लैनेट्स, मेजर यूज़ किसका होता है, प्लैनेट्स का, मतलब कि प्लान बनाना है कि हाँ यार यहाँ चलते हैं घूमने के लिए, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है कि भाई हाँ मौसम का प्रिडिक्शन कर सकें, तो उनके लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग कब कितने की होती है, 10 to 1 month। अब हम देखेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि 4 लेयर हैं। अगर वर्टिकली अपन देखें कि अर्थ के ऊपर ऐसे जाएंगे अपन ऊपर, तो कौन कौन सी लेयर्स आएंगी, तो 4 लेयर आएंगी, तो उनके बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो 4 लेयर हैं, 4 लेयर्स एटमॉस्फेयर बेस्ड ऑन द वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। तो पहले देखते हैं अपन, पहले अगर अपन अर्थ है ये, अर्थ से ऊपर जाएंगे तो पहले कौन सी आती है, पहले आती है ट्रोपोस्फेयर। अब आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये अर्थ है, अर्थ से पहले कौन सी आ रही है, ट्रोपोस्फेयर। तो पहले कौन सी आती है, ट्रोपोस्फेयर। अपन ट्रोपोस्फेयर के बारे में जानते हैं। पहले ट्रोपोस्फेयर क्या होती है, बेसिस ऑफ द लाइफ ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि यहीं पर अपन रहते हैं और अपने लाइफ का बेसिस है ये ट्रोपोस्फेयर। ट्रोप का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग या फिर टर्बुलेंस, और स्पेयर का मतलब क्या होता है, रीजन। फिर देखते हैं एवरेज कितने, यहाँ से लेके कितनी ऊंचाई तक है ये, तो यहाँ से लेके 14 किलोमीटर्स तक है, ठीक है। ये 14 किलोमीटर्स तक है अर्थ से लेके ऊपर तक, जो अपनी ट्रोपोस्फेयर है वो। ये देखिए 14 किलोमीटर्स। द एवरेज हाइट ऑफ दिस लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज अबाउट 14 किलोमीटर्स। अबाउट मीन सी लेवल से अपन इसको मेजरमेंट करते हैं तो 14 किलोमीटर्स आती है, लेकिन ये भी वेरी कर सकती है। जैसे कि अपन अगर आप अर्थ को देखेंगे तो बीच में क्या होता है, इक्वेटर होता है। अगर आप यहाँ से इसको नापने के लिए जाएंगे तो वो 18 किलोमीटर्स हो जाएगी, लेकिन अगर आप पोल से, जो पोल्स यहाँ होते हैं, अगर आप पोल से नापेंगे तो वो 7 to 8 किलोमीटर ही रहेगी। जो अपनी ट्रोपोस्फेयर है वो 7 to 8 किलोमीटर ही रहेगी, ये भी वेरी करता है। फिर देखते हैं डेंसिटी लेयर 85% ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो वेट मास के अकॉर्डिंग है। अब हम देखते हैं सीट ऑफ वेदर फिनोमेनास, यानी कि क्या क्या इसके अंदर ट्रोपोस्फेयर में कौन कौन से वेदर फिनोमेनास होते हैं। तो जैसे कि क्लाउड्स हैं तो अपने यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, इससे ऊपर जाएगा आप तो स्ट्रेटोस्फेयर आएगी, वहाँ पर वेदर क्लाउड्स नहीं होते। और लाइटनिंग, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन, तूफान वगैरह आते हैं तो ये अपनी ट्रोपोस्फेयर में आते हैं, इससे ऊपर नहीं आते। अब देखते हैं विथ इंक्रीज द एल्टीट्यूड, अगर आप जैसे से ऊपर जाओगे, पहाड़ जैसे पहाड़ है इससे ऊपर जा रहे हो तो एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज विंड स्पीड डिक्रीज, यानी जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड इंक्रीज़ करेंगे तो जो विंड स्पीड होगी ना वो तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन जो
टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज़ करेगा। जैसे आप ऊपर जाओगे, पहाड़ के ऊपर जाओगे, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, लेकिन विंड स्पीड वो होती है ना, वो इंक्रीज़ हो जाती है और टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि आपको ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। तो टेम्परेचर लैप्स रेट क्या होती है ना, गिरने की वो होती है ना टेम्परेचर लैप्स रेट, वो कितनी होती है? तो होती है 6.5 डिग्री किलोमीटर। ठीक है, ये टेम्परेचर लैप्स रेट होती है, ये आपको याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखते हैं अबाउट 75% ऑफ टोटल गैसेस and most of the moistures and dust particles are present। कि ट्रोपोपोज क्या होती है? ट्रोपोपोज यानी कि जैसे कि मान लीजिए दो लेयर्स हैं, अभी स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होने वाली है और ये ट्रोपोस्फेयर ये एंड होने वाली है, तो बीच का जो रीजन है ना, ये बीच का रीजन, इसको बोलते हैं हम ट्रोपोपोज। यानी कि एकदम से जैसे है नहीं कि कोई दीवार खड़ी हुई है कि हाँ ये दीवार है और इसके एंड होते ही स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ी बहुत दूर तक जो ट्रोपोस्फेयर है वो चलेगी और फिर जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो भी आने लग जाएगी। तो जो बीच का रीजन हो जाता है ना, इस बीच के रीजन को बोलते हैं ट्रोपोपोज। तो ये देखिए आगे चलते हैं, पर ये कहाँ गया, एक सेकेंड, ट्रोपोपोज। फिर ये है, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर क्या होती है। जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है ना, ये ट्रोपोस्फेयर से ऊपर होती है। अब ये देखिए, जो ये थी ये ट्रोपोस्फेयर थी, अब ये स्ट्रेटोस्फेयर आ गई। ये कहाँ होती है? इससे ऊपर होती है, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर, ये अपनी स्ट्रेटोस्फेयर आ गई। ये देखिए, ये होती है 50 to 55 किलोमीटर अबाउ द अर्थ सरफेस। फिर अपन देखते हैं सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जैसे कि वो यूवी रेज आती हैं, ओजोन होती है, यूवी रेज आती हैं और ओजोन उसको रोक देती है। तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है ना, वो अपनी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही होती हैं सारी। द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट अराउंड 20 किलोमीटर्स। अगर आप ऊपर जाते जाएंगे 20 किलोमीटर्स, तो टेम्परेचर है ना वो रिमेन सेम रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रोपोपोज है, इसलिए वो टेम्परेचर सेम रहता है। लेकिन फिर धीरे धीरे आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर इंक्रीज विद द हाइट। जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं और वो क्या कर रही हैं, O3 उससे रोक रही है, तो उसके फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है और ओजोन वो गर्म हो रही है वहाँ पर, तो स्ट्रेटोस्फेयर गर्म होती है। जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं, ओजोन रीजन होती है वहाँ पर, जो एब्जॉर्व कर लेती है सनलाइट्स को, जो अपने लिए ख़राब होती हैं, जो स्किन प्रॉब्लम्स कर देती है अपने लिए, तो ओजोन अपन को उसी से बचाती है। हॉट एट द फुल हाइट एंड लो टेम्परेचर एट द बॉटम में तो थोड़ा कम टेम्परेचर रहेगा, लेकिन अगर आप फुल हाइट पे चले गए तो वहाँ पे हॉट रहेगी। कॉमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स इन दिस लोअर लेयर, यानी कि जो अपनी कॉमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट होते हैं ना, ये इसी लेयर में उड़ते हैं। ठीक है, आपको पूछ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की कॉमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट वगैरह कहाँ उड़ते हैं, तो लोअर लेयर में उड़ते हैं। इसकी हाइट तो थोड़ी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो उसकी लोअर लेयर में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर की लोअर लेयर में। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर बाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ओजोन है वो टूट रही है। क्यों टूट रही है? क्योंकि उसके अंदर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसके अंदर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्लोरो एटम, ये तोड़ देता है ओजोन को। जैसे अपने रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते हैं, इनमें से निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो अपनी ओजोन को डिप्लीशन में तोड़ रही है धीरे धीरे। फिर हम देखते हैं स्ट्रेटोपोज, यानी अभी आपको बताया था मैं, जैसे ट्रोपोपोज था, अभी स्ट्रेटोपोज आ गया, कि जैसे बीच की लेयर है, अब ये बीच के अंदर जो जगह बच रही है ये स्ट्रेटोपोज है, क्योंकि डायरेक्ट कोई दीवार तो है नहीं, इसलिए जो बीच के अंदर जो रीजन हो जाता है उसको स्ट्रेटोपोज बोल देते हैं। जिसका नाम होगा उसको भी आप पोज ला के बोल सकते हैं डायरेक्ट। फिर अपन देखते हैं इससे आगे क्या है, स्ट्रेटोपोज। फिर अपन आ गया अपना मीजोस्फेयर। द एवरेज हाइट ऑफ मीजोस्फेयर सी लेवल से अगर आप इसकी एवरेज हाइट कैलकुलेट करोगे तो 50 to 80 किलोमीटर्स होती है। आपको डायरेक्ट याद रखना नंबर। विथ इंक्रीज द एल्टीट्यूड द टेम्परेचर डिक्रीज वेरी रैपिडली। यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो टेम्परेचर डिक्रीज करता जाता है। तो क्या अर्थ कोल्डेस्ट टेम्परेचर अराउंड अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर, यानी कि -90 डिग्री तक होता है इसका टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट -130 फ़ारेनहाइट, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है मीजोपोज। फिर क्या है, द थिन लेयर बिटवीन मीजोपोज एंड थर्मोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर इज मीजोपोज। जो बीच की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, मीजोपोज बोलते हैं। फिर आ गया थर्मोस्फेयर क्या होती है, थर्मोस्फेयर हाईएस्ट सबसे ज़्यादा गर्म होती है ये। इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप
जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, यानी कि सबसे हाईएस्ट हॉट होती है ये लेयर। एवरेज हाइट अबाउ द सी लेवल इज़ 80 to 1600 किलोमीटर्स, यानी कि 80 से 1600 किलोमीटर होती है सी लेवल से, और ये सबसे ज़्यादा गर्म होती है। टेम्परेचर डे 500 डिग्री और नाइट के अंदर 300 डिग्री। देख लीजिए आप कितना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है इसके अंदर, नाइट के अंदर भी 300 ही हुआ है 500 से। फिर देखते हैं इट्स अपर लेयर टेम्परेचर इज़ 500 से 2000 डिग्री तक चला जाता है। जब आप इसकी हाईएस्ट लेयर पहुंच जाएंगे अपर वाली पे थर्मोस्फेयर के, तो 500 से 2000 तक होती है वो। आपको दिखा सकता हूँ थर्मोस्फेयर। तो अभी देखिए ये होती है थर्मोस्फेयर, जो सबसे ज़्यादा हीट यहीं पर होती है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर चले गए तो आपकी 2000 तक हो जाता है ये टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा हॉट होती है लेयर थर्मोस्फेयर। फिर इसके आगे देखते हैं अपन जो बीच की लेयर, फिर आप इसकी लेयर देखेंगे कि जैसे द थिन लेयर बिटवीन थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर इज़ थर्मोपोज, यानी इससे ऊपर होती है वो एक्सोस्फेयर होती है, तो बीच की लेयर होती है थर्मोपोज। ठीक है। 80 to हाइट अप टू 80 to 300 किलोमीटर आयोनोस्फेयर इन विच ट्रांसमिशंस ऑफ रेडियो वेव्स, यानी कि यहाँ पे जो रेडियो वेव्स होती हैं जो अपने रेडियो के अंदर आती हैं वो 80 to 300 किलोमीटर पे होती हैं, जो थर्मोस्फेयर में जाएंगी। यहाँ पे इतनी गर्म नहीं होती, इसलिए यहाँ पर होती है आयोनोस्फेयर्स। फिर देखते हैं गैस इन विच आयोनोस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ आयंस सेटेलाइट्स होती है ना, वो यहीं पर होती है रिलीज। फिर क्या है द लेयर अबाउ 300 किलोमीटर, उसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। अगर आप 300 ऊपर चले जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं एक्सोस्फेयर। अब थोड़ा सन के बारे में देख लीजिए। सन क्या होती है? सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अर्थ के ऊपर जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो कौन है? सन है। बहुत सारे एग्जाम में होता है कि प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी का, तो वो सन है अपना प्राइमरी सोर्स एनर्जी का। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको एग्रीकल्चर की फुल तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच।